बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा अनीस। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, ये आज का हमारा मौज़ू है जिस पे हम बात करेंगे। और यकीनन आप जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे इस वक्त जो कुछ भी वहाँ हो रहा है और जो परसेप्शन है, जो एजम्पशंस है कि वहाँ क्या होने वाला है और किस तरफ वो हुकूमत जा रही है, पाकिस्तान किस तरफ जा रही है, पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि डेफिनेटली जो कुछ भी वहाँ हो रहा है उसका अगर वहाँ बेहतरी होती है तो उसका असर भी पाकिस्तान पर आएगा, और खुदा न खास्ता वहाँ पर तसादुम की सूरत हाल होती है, कोई खूनरेज़ी होती है तो उसका असर भी पाकिस्तान पर आएगा। इन तमाम बातों को हमने समराइज़ करने के लिए, बहस करने के लिए एक हमने पैनलिस्ट का आज इंतखाब किया। बड़े ज़बरदस्त पैनलिस्ट मेरे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनका आपसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे पास मौजूद हैं सबसे पहले वाइस एडमिरल वसीम अकरम साहब। सर वेलकम कहते हैं आपको, बड़े ज़बरदस्त डिफेंस एनालिस्ट हैं। उसके बाद हमारे दरमियान मौजूद हैं ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब। सर आपको वेलकम कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब डिफेंस के बारे में बड़ी ज़बरदस्त मालूमात रखते हैं। यकीनन जब भी हम दो मुल्कों की बात करते हैं तो वहाँ पे सिफारतकारी एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है, और सिफारतकार डेफिनेटली। तो आज के प्रोग्राम में हमने साबिका सिफारतकार एम्बेसडर हैं असलम बरोही साहब, उनको भी बुलाया। सर आपको वेलकम कहते हैं। इसके अलावा एक और सीनियर सिफारतकार एम्बेसडर गुलाम रसूल बलोच साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, हम उनको भी लाइन पर लेंगे। गुलाम रसूल साहब अस्सलाम वालेकुम, राज हनीस बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम राज साहब, हाउ आर यू? जी बलोच साहब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। मैं वाइस एडमिरल वसीम अकरम साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर जंग ख़त्म हो चुकी, तालिबान वहाँ पे आ चुके हैं। परसेप्शन ये है कि तालिबान की फतह हुई, अमेरिका की शिकस्त हुई। कुछ परसेप्शन ये भी आ रहा है कि अमेरिका और तालिबान का कोई अंडर डील हुई जिसकी वजह से तालिबान ने इतनी जल्दी काबुल पे कब्जा कर लिया कि उनके जाने के फ़ौरन बाद, यहाँ हालांकि पहले ये बात सुनने में आ रही थी कि नवंबर तक आएंगे। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस बात को नहीं मानता कि तालिबान और अमेरिका में कोई डील हुई। ठीक है। एक्चुअली अमेरिकन अपने कुछ ट्रूप्स पंप इन करना चाह रहे थे, और उन्होंने जो डेट दी थी उस डेट से पहले तालिबान ने सोचा कि अगर वो अफ़गानिस्तान में काबुल टेक ओवर नहीं करते तो बहुत ज़्यादा इशू होगा। इसलिए उन्होंने खामोशी से एक दिन काबुल का मुहासरा किया और 15 अगस्त को काबुल पे कब्ज़ा कर लिया। क्योंकि अगर इंडियन भी यही चाहते थे और अमेरिकन भी यही चाहते थे कि दोबारा ट्रूप्स अंदर लाए जाएं और जो उनकी फ़ौज शिकस्त खुर्दा है उसको दोबारा खड़ा किया जाए ताकि वो तालिबान का मुकाबला करे। तालिबान क्योंकि खूरेज़ी नहीं चाहते थे इसलिए वो इस ट्रैप में नहीं आए, और उन्होंने एक स्विफ्ट मूव करने के बाद काबुल को टेक ओवर किया। सब पहले उन्होंने कहा था कि हम नवंबर तक काबुल पे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही वो आ गए। जी मैंने वही अर्ज किया ना कि उनको जब इन्होंने कहा कि हम एवैक्यूएशन के लिए वहाँ पर और ज़्यादा अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो पंप इन करने लगे हैं, ठीक है, तो उनको ये ख्याल हुआ कि अमेरिकन जो है वो अपना वादा पूरा नहीं कर रहा, इसलिए वो स्विफ्टली मूव किए कि इससे पहले कि अमेरिकन दोबारा काबुल में आएँ और उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी करें, तो उन्होंने काबुल टेक ओवर कर लिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं जैसे कि आज उन्होंने, उनके तर्जुमान ने कहा कि तालिबान जो है वो जमहूरियत नहीं शरीयत के कायल हैं, शरिया निज़ाम लेकर आएंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि जो उनके अपोजिट पार्टीज़ हैं, लेट्स सपोज शमाली इत्तेहाद हैं या और भी जो अपोनेंट पार्टीज़ हैं, वो उनको अपने साथ मिलाना पसंद करेंगे? देखें, तालिबान फातेह अफ़गानिस्तान है, ठीक है, और वो जिस तरह की हुकूमत चाहें वो बना सकते हैं, ठीक है। मगर मेरा ख्याल है कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि उनकी हुकूमत को बैन अक़वामी तौर पर तस्लीम किया जाए। ठीक है। और वो शरीयत की बात कर रहे हैं तो मजलिस शूरा में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उनको सबको साथ लें, और सबको साथ लेने के बाद ये कोशिश करें कि एक कसरीतुल जहती हुकूमत बने जहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन हो। यही सिर्फ वाहिद रास्ता है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, चाहे वो शरीयत नाफिज करें या जो हम सा भी निज़ाम अडॉप्ट करें, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर अफ़गानिस्तान में खूरेज़ी होने के बहुत सारे चांस हैं। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर तारिक साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि तालिबान इससे पहले भी हुकूमत में आए थे, उस वक्त दुनिया ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। इस मरतबा आए तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज है जो हमें नज़र आ रहा है। तो आपका क्या ख्याल है, स्पेशली वेस्ट और मगरबी ममालिक और बाकी तमाम दुनिया के लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि
मेरे पहले जो टीवी डिस्कशंस हुई थी, मेरा व्यू विद रिस्पेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। एक तो जो भी अनफोल्ड हो रहे हैं इवेंट्स काबुल में या उधर वाइट हाउस में, वो सारे दोहा एग्रीमेंट के बिल्कुल मुताबिक हो रहे हैं। ठीक है। ईच क्लॉज बाय क्लॉज हो रहा है। उसमें विड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स था, डेट्स कोई मटेरियल है, आगे दो हफ्ते आगे, 2 हफ्ते पीछे। दूसरा, इंक्लूसिव गवर्नमेंट वाज पार्ट ऑफ द दोहा एग्रीमेंट। थर्ड, सर लेकिन सॉरी, वो बगैर बताए अमरीकी चले गए उनको रात को? नहीं, वो मैं नहीं समझता कि बगैर बताए। ठीक है, इनका ये परसेप्शन है कि उन्होंने बताया नहीं, रात के अंधेरे में अमरीकी बेस खाली कर दिया। एवरीथिंग इज थोड़ा बहुत देखें, इन दी बैटलफील्ड जो होता है ना, कुछ थोड़ी सी ऐसी चीजें होती हैं जो टैक्टिस है, परसीव की जाती हैं, बताई नहीं जाती। ठीक है। और जब जैसे जिस तरीके से दी अफगान नेशनल आर्मी मेल्ट होती जा रही थी, मेरा व्यू आज से 3-4 हफ्ते पहले एक डिस्कशन में ये था कि इट विल नॉट टेक मोर देन 3 to 4 वीक्स फॉर दी तालिबान टू रीच काबुल। जिस तरह वो तेजी से करीब आते जा रहे थे, उसकी वजह थी देयर वाज नो अफगान नेशनल आर्मी, देयर वाज नो स्ट्रक्चर, इट वाज रैग टैग मिलिशियाज इकट्ठी की हुई थी। और देखें, किसी भी बैटल फील्ड में जानते हुए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं: द कमिटमेंट ऑफ द सोल्जर, फेथ इन द कॉज। व्हाट इज द कॉज? क्या वो नेशनल आर्मी अपने, क्योंकि जो आगे अफगान थे तालिबान, उसमें भी सारे उनके कित एंड किन, सारे ट्राइब्स के, कुछ इधर थे कुछ उधर थे, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि वो उनसे उस कमिटमेंट से लड़ते। और तीसरी बात, लीडरशिप होती है। देयर वाज नो लीडरशिप, यानी बहुत सारे जितने 200+ जो गवर्नर्स थे, वो लड़ाई से पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे, सरेंडर कर दिया था उन्होंने। नहीं, कॉम्प्रोमाइज, आई वोंट यूज वर्ड सरेंडर। ओके, ठीक हो गया। और द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भाग भी गए, मुल्क से भाग गए, करप्शन। ठीक है। फोर्थ वाज करप्शन। अगर 10 रुपए या $10 दिए गए हैं ऑन द आर्मी टू बी स्पेंट, उसमें से 6 तो निकल गए ना। अच्छा, तो देयर वाज नथिंग। ठीक है। सो अगर इन सम अप करें इन सब का, तो नेशनल आर्मी हैड नो स्टैंडिंग कि वो इतना, जो 90 पहले 6 महीने कहते थे, फिर 90 दिन पे आए पेंटागन वाले, फिर 30 दिन पे आए, तो वो इट एंडेड अप इन 11 days। ये थोड़ा सा सरप्राइज इनको हुआ है कि दे वर थिंकिंग अबाउट 30 days, बट इट हैपेंड इन 11 days। इससे ज्यादा, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी जो आपने बात की है कि एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, देखिए ये सारा दोहा एग्रीमेंट, जैसे मैंने कहा, ठीक हो गया। दे विल बी इंक्लूसिव गवर्नमेंट। एमिरेट जो है अंडर द शरिया, वो भी जमहूरियत ही है, क्योंकि जो मजलिस शूरा बनेगी वो दे विल कम फ्रॉम द वेरियस रीजन्स एंड ट्राइब्स, और जो उनकी रवायात हैं, दे विल, मेरा अपना ख्याल है, दे विल टेक इट टू लोई जिरगा, वहां से वो अप्रूव करवाएंगे। देन दे हैव ए कमीशंस एंड काउंसिल्स, कमीशन फॉर एवरी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल कमीशन, मिलिट्री, जैसे मिलिट्री को मुल्ला बरादर, अब्दुल गनी बरादर डील कर रहा था, इस तरह पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, दूसरा है उनके, जिनको हम मिनिस्ट्री भी कह सकते हैं, शेडो मिनिस्ट्रीज भी कहते हैं। देन दे हैव ए काउंसिल ऑफ उलमा, जो शरीयत को इंटरप्रेट करें। डेफिनेटली। सो वी शुड नॉट हरी अप, क्योंकि देखें, एक कंट्री बहुत बड़ा फॉल हुआ है और उसमें शमोजल होता है, किसी भी मुल्क में वो शमोजल होता है। इट विल टेक सम, at least not months, at least 2, 3, 4 weeks to settle down the thing। सबसे important चीज जो है कि there has been no law and order problem। किसी छोटे मोटे किस्से तो आपके कराची में भी होते रहते हैं। जी बिल्कुल। वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो एक स्केल पे वो समझ रहे हम सोच रहे थे, वो ऐसा नहीं हुआ। सिविल वार हमें करवा देंगे और हो जाएगी। एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि जी सिविल वार हो जाएगी,
I don't think there will be ठीक है, any. आलम बरोई बहुत सर, मैं आलम बरोई साहब से पूछना चाहूँगा कि सर हम सिफारतकारी के हवाले से अगर बात करें, आप एक सीनियर सिफारतकार हैं, पाकिस्तान ने और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया, इधर वेट कर रहे हैं या वट एवर जो भी चीज़ें हैं, तो क्या पाकिस्तान की क्या सिफारतकारी होनी चाहिए इस वक्त के? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? दूसरों के साथ मिलकर चलना चाहिए, अपना बेनिफिट देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जो है इस वक्त बड़े एक नाजुक पोजीशन में है, क्योंकि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ये है कि ये तालिबान कुछ भी नहीं है, दे आर ब्रेन चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने उनको सारा सपोर्ट किया है। मैं इंटरव्यू सुन रहा था जनरल पेट्रोस का, वो कहता है जी कि तालिबान को हम इसलिए शिकस्त नहीं दे सके कि उनके दे हैड देयर बेसेस इन पाकिस्तान। यहाँ से हम उनको अगर तंग करते थे या उन पे गालिब आते थे तो वो बॉर्डर क्रॉस करके अपने बेसेस में चले जाते थे, जो हम एक सॉवरेन कंट्री में नहीं घुस सकते थे उनके पीछे। प्रोपेगेंडा बहुत सख्त है वेस्टर्न दुनिया की तरफ से, और सोशल मीडिया से लेके उनकी वेस्टर्न जो मीडिया है, प्रेस है, इन सब में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये है कि जी ये इस सारे जंग में या सारे तालिबान के मामले में पाकिस्तान वाज एट देयर बैक। ठीक हो गया। इसका सबसे ज़्यादा जो सरबराही कर रहा है वो इस वक्त इंडिया कर रहा है, ज़ख्मी शेर की तरह। बिल्कुल। सो सवाल ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है कि इसको हर कदम पाकिस्तान को जो बहुत सोच समझ और एहतियात के साथ उठाना चाहिए। ऑफ कोर्स हम जो रीजनल कंट्रीज़ हैं जिसमें चाइना है और रशिया है और ईरान है, टर्की है, पाकिस्तान है, हम इनके हिस्सा रहे हैं ड्यूरिंग दी अफ़गान पीस प्रोसेस में। और मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के लिए अभी भी बेहतरीन रास्ता यही होगा कि वो इन ममालिक के साथ कोऑपरेशन करे, इंटरैक्शन करे, और एक अगर कलेक्टिव डिसीजन आ जाता है तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का तो वो उनके साथ जाए। सर मैं और नंबर टू जो है इन तमाम ममालिक को, ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इनको हेल्प करना चाहिए तालिबान को जो इस वक्त वहाँ पे गालिब हैं, जो हुकूमत बनाना चाहते हैं, जो एक ब्रॉड बेस्ड जो गवर्निंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, इसमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे दरमियान लाइन पे मौजूद हैं साबिका सिफारतकार गुलाम रसूल बलोच साहब। बलोच साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मेरी आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त अफगान इशू के ऊपर कि इसकी वजह से हमारे पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, और जो करंट इशू हुआ है, जहाँ जिस तरह इंडिया की इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में, वो उन्होंने वहाँ से उनको डूबती हुई नज़र आ रही है, तो इसका कोई असर पड़ेगा पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पे, और इसमें कोई तलखी आने का, मज़ीद तलखी आने का चांस है आपके ख्याल में? सवाल का जवाब हाँ या ना में। इनफैक्ट अफगानिस्तान इस वक्त ऐसे दो राय पे है, आपकी कहिए कि एक तारीखी दो राय पे है, और चूंकि अफगानिस्तान हमसे तमद्दुन भी, मज़हब के लिहाज से भी, तारीख के लिहाज से भी जुड़ा हुआ है, तो जो भी चैलेंजेस हमें नजर आ रहे हैं, सियासी, सफारती, अस्करी और हत्ता के नजरियाती, तो वो तमाम हमारे लिए भी चैलेंज हैं। और क्यों है उसका भी जवाब है, बहुत से जवाब है, क्योंकि आपका प्रोग्राम मुख्तसर वक्फे का है या थोड़ा कम वक्त है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए इस सिचुएशन में चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। चैलेंजेस इस लिहाज से हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान में एक लिहाज से कोई स्टेट नहीं है, एक नई फोर्स आई है, दुनिया का सबसे बड़ा जो पावरफुल मुल्क था वो एक लिहाज से किसी हद तक शिकस्त से दुचार होके वापस जा रहा है। नए जो आने वाली ताकतें हैं वो आना चाहिए,
और कुछ कंट्री जो बड़ी थी जिस पड़ोसी का आपने जिक्र किया इंडिया का, उसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी रिस्क में है। लेकिन ये ना भूलिए कि तालिबान जो इस वक्त आए हैं वो बड़े 20 साल में न सिर्फ के वो कहना मश हुए हैं साबित अपने मैदान जंग में, लेकिन मेरे ख्याल मैदान डिप्लोमेसी में भी वो बहुत आगे निकल गए हैं। The very fact कि उन्होंने एक सुपर पावर के साथ इतना बड़ा एग्रीमेंट जिसमें ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एक बड़ी ताकत ने के साथ साइन किया है, एक इम्प्लिसिट रिकग्निशन दुनिया की हासिल कर ली है, क्योंकि वो एग्रीमेंट था दोहा का, वो पूरी दुनिया के लीडर्स, पूरी दुनिया का मीडिया। ठीक है गुलाम रसूल बलोच साहब, हम आपसे दोबारा बात करते हैं। मैं एडमिरल वसीम अकरम साहब से पूछना चाहूँगा सर, चीन और रूस के हवाले से जो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है, अब चीन के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से और रूसी सदर की तरफ से भी उनको वेलकम किया गया, तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा अगर चीन और रूस उनकी सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान का कुछ बेनिफिट हो सकता है इससे? जी, चीन और रूस तालिबान की अभी तक तो हमायत कर रहे हैं, मगर ये एक मशरूत हमायत है। ठीक है। सबसे पहले चीन ये चाहता है कि जो ETIM वाले हैं उनको अफ़गानिस्तान से निकाला जाए और वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना करें चीन पर हमला करने के लिए। ठीक है। अगर तालिबान ETM एक छोटा ग्रुप है, अगर उनको वहाँ से निकाल देता है तो मेरा ख्याल है कि चीन के सपोर्ट में आ और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद अफगानिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं जो चीन पहले भी उनसे ख़रीद रहा था। अब क्योंकि अगर अफगानिस्तान से डायरेक्ट रास्ता चीन को जाए तो वो तमाम मिनरल्स चाइना डायरेक्ट ले जा सकता है, तो इससे ट्रेड को बहुत बेहतरी मिलेगी। रूस के भी कमोबेश यही इश्यूज़ हैं। रूस ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ना सिर्फ तालिबान अपनी आइडियोलॉजी बल्कि तमाम जितनी भी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सेंट्रल एशिया में, जिनमें इस्लामिक एलिमेंट ज़्यादा है, वो सेंट्रल एशिया में आके सेंट्रल एशिया के अमन अमान को ख़राब ना करें। तो रशिया ने भी मशरूत हमायत की है, और अगर रूस और चीन तालिबान की हिमायत करते हैं और UNO में तालिबान का केस जाता है तो वो बिल्कुल जो है वो तालिबान की मदद कर सकते हैं, मगर उसके लिए तालिबान को भी उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको ठीक करना होगा। इससे पहले जो आपने एक सवाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुतालिक किया, उस पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बात यह है कि तालिबान के जिहाद ने एक जिला बख्शी है कश्मीर जिहाद को भी और फ़लस्तीनी जिहाद को भी। मेरा ये ख्याल है कि इसके बाद हिंदुस्तान अब पाकिस्तान, बिकॉज दे आर इन शॉक एंड ऑ, सो इन दिस पॉइंट इन टाइम वो पाकिस्तान की तरफ अभी चंद माह के लिए नहीं देखेंगे। और मेरा ख्याल है कि कश्मीर, तो उनका मीडिया भी उनको मोदी सरकार को इल्ज़ाम दे रहा है, आवाम भी दे रही है जी। और उसके बाद जो उन्होंने 4-5 कौंसल जनरल खोले थे, जैसे कंधार में, जलालाबाद में, मज़ार शरीफ में और हिरात में उनके कौंसल खाने थे जो रॉ के हेडक्वार्टर्स थे, वो जब बंद हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में खून की होली खेली गई और इस कदर तकरीबकारी हुई वो ख़त्म हो जाएगी। जो BLA और TTP जो है वो भी मेरा ख्याल है अपनी मौत खुद मर जाएंगे। इसी तरह जो PTM में बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे कि वो बहुत एक्टिव हो रहे थे और तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, तो वो भी ख़त्म होगी। तो ऑल एंड ऑल तालिबान का अफ़गानिस्तान में आना पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा उमन है, और फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से नहीं देखेगा, बिकॉज उनके स्टेक्स अब काफ़ी ज़्यादा, और अगर देखेगा तो मुंह की खाएगा इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर तारिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि सर ने कहा कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है चाइना को कि उनकी सरजमीन पे कोई अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई एलिमेंट नहीं हो। यही बात हमारे आर्मी चीफ ने भी कल कही है कि कोई अफ़गानिस्तान से किसी किस्म के एलिमेंट पाकिस्तान में ना आए, इस बात की श्योरिटी दें तालिबान। लेकिन अभी हुआ ये कि जब उन्होंने जेल से कैदियों को रहा किया तो उसमें वो तहरीक तालिबान
टीटीपी के वो एलिमेंट्स भी रहा होगा जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस थे। तो क्या आप क्या समझते हैं कि कुछ इस तरह के एलिमेंट पाकिस्तान में आने के चांसेस हैं क्योंकि वो जेलों से रहा हो चुके हैं? देखिए, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। ठीक है, आई हैव बीन डीलिंग विद इट 10-15 इयर्स, टेररिज्म को जो। द पॉइंट इज जहाँ तक रशिया और चाइना का और तालिबान की कमिटमेंट है वो सेटल्ड इश्यूज हैं। ठीक हो गया। बिफोर ऑल दिस हैपेंड दे हैड बीन मेनी टाइम टू मॉस्को, दे हैव बीन टू चाइना एज वेल स्पीकिंग। जी जी। और उसमें जॉइंट स्टेटस में एक इशू हो चुकी थी। दूसरी बात यह है कि तालिबान, आपने शुरू में सवाल किया था, दे आर नॉट द सेम तालिबान। ओके। 25 years डाउन द लाइन इनमें बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो ऑलमोस्ट पढ़े लिखे, सोफिस्टिकेटेड हैं, और दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ ए वेरी सुपीरियर डिप्लोमेट्स। जो उन्होंने दोहा में जिस तरीके से पार्लेस को कंडक्ट करके अपनी बात मनवाई है, फिर मॉस्को में उन्होंने जो पार्लेस किए हैं, या फिर चाइना ने भी किए हैं, या पाकिस्तान के साथ वो इंटरएक्शन रहा है, तो वो एक सोफिस्टिकेटेड लॉट है। दे अंडरस्टैंड उनको खतरा कहाँ से है। जहाँ तक चाइनीज डिसिडेंट ग्रुप जो हैं, मेरा ख्याल वो उनको निकाल बाहर करेंगे बिल्कुल 100%। दूसरी बात, जो उनको सबसे बड़ा खतरा है वो दाइश का है, IS का है। वो समझते हैं कि दिस इज ए CIA ब्रेन चाइल्ड और गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम, सो दे आर गोइंग टू बी वेरी हैवी ऑन देम। मेरा अपनी असेसमेंट है। और जहाँ तक TTP का ताल्लुक है, TTP जो अभी आपने कहा वो मौजूदा सूरत में बिखर चुकी है। कुछ हमने उनको तोड़ दिया था, वो भाग के यहाँ से उधर चले गए। अब वहाँ भी तालिबान विल नॉट सपोर्ट देम टू पुट देयर ओन कंट्री एट स्टेक। और वो भी उनको इंडिया की सपोर्ट थी, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, वो तो अंडरस्टूड बात है, एवरीबॉडी न्यू, उसमें कोई भद्दू की ढकी छुपी बात नहीं है। पूरा इंडियन मीडिया रो रहा है इस बात को आज। बट इंडियन विल नॉट सिट क्वाइट। ठीक है। एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज आई हैव हर्ड सिंस यस्टरडे। एक उनके जो जसवंत फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका 1 घंटे का इंटरव्यू था, और एक और पुराने उनको डिप्लोमेट थे जो कि एम्बेसडर थे काबुल में। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू मेक कांटेक्ट विद द तालिबान न्यू गवर्नमेंट। ओके। तो टू फाइंड ए पॉलिटिकल and diplomatic space. ठीक हो गया। And that is very important for Pakistan, has to be very careful on that. ठीक है, मैं आलम बरोई साहब आपसे सवाल पूछूंगा, इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे कि इंडिया की बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट थी, अरबों डॉलर के हिसाब से उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट की थी, अब उसका क्या होगा, तो हम इनका जवाब लेंगे आलम बरोई साहब से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम आलम बरोई साहब जो एम्बेसडर हैं, साबिका सफारतकार हैं, हम उनसे सवाल कर रहे थे कि इंडिया की बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट थी, लगभग कोई $3 अरब के करीब। सर, उसका क्या फ्यूचर है? क्योंकि वहाँ तो बड़ा रोना धोना हो रहा है, वो तो मोदी सरकार को ही बुरा कह रहे हैं, अपने उनका मीडिया ही बुरा कह रहा है, उनकी आवाम भी इन्हें बुरा कह रही है। तो उनकी तो इन्वेस्टमेंट किस काम की रही वहाँ पर? अब देखें जी, इंडिया का जो रोल था वहाँ पे, आप उसको 2 पहलू से दे सकते हैं। एक, उनके लिए सबसे अहम काम जो था, उन्होंने अपना प्रेजेंस अफ़गानिस्तान में बढ़ा के वो वहाँ से अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के इलाके में और पाकिस्तान में जो है ना सबवर्शन का काम ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया था। इस पे बहुत खर्चा कर रहे थे वो। और एट द सेम टाइम उन्होंने उनके कहने के मुताबिक $3.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे, जो उनमें से सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक डैम बना रहे थे, वो उस पे है। जी हाँ। और दूसरा वो जो चाबहार से ईरान के थ्रू और अफगानिस्तान के और जाके काबुल के साथ रोड मिला रहे थे, वो 250-300 किलोमीटर लंबा रोड है,
यहाँ से वो सेंट्रल एशिया की तरफ जाने की सोच रहे थे। एक इन्वेस्टमेंट उनका यही है, बाकी छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए हैं, कोई हॉस्पिटल बनाया, कहीं पे यूनिटी या स्कूल बना ली, ये किया। इतने इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, तालीम में, हेल्थ में पाकिस्तान ने भी बहुत किया है। इसी तरीके से हम एक हाईवे बना रहे थे जो पेशावर को जो है जलालाबाद और काबुल से मिलाने के लिए, और फिर रेलवे ट्रैक भी बढ़ा रहे थे। अब ईरान जो है वो, हालांकि तालिबान ने उनको कहा है कि आप दिल मत हारें, आपके जो प्रोजेक्ट्स अनकम्प्लीट हैं और जिसमें अब काम होना है, आप आ जाएं, हम आपको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी दे देते हैं, आप आके अपने उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो कंप्लीट कर लें। तालिबान की पॉलिसी इस वक्त ये है कि वो किसी भी मुल्क को, यानी वो दे हैव एक्सटेंडेड देयर हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू एवरी कंट्री। उनके अनाउंसमेंट में ये है कि हम सब मुल्क के साथ कोऑपरेशन करेंगे और किसी के साथ कोई दुश्मनी या हॉस्टिलिटी रखना हम नहीं चाहते। तो इसी इनके अनाउंसमेंट के अगर आप उसमें तनाजुर में देख लें तो ईरान के लिए हाँ वापस आके काम करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल अगर उनको है वो ये है कि अब वो टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनकी वो सपोर्ट नहीं कर सकेंगे माली तौर पे और लॉजिस्टिकली। और बीएलए जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन जो फ्रंट है, उसको वो फाइनेंस नहीं कर सकेंगे, उसकी वो लॉजिस्टिकली जो सपोर्ट है वो नहीं दे सकेंगे। इसलिए अब उनका जो सबवर्शन का एक्टिविटी है पाकिस्तान में, वो इंशाल्लाह वल खैर तकरीबन ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होगा। जी जी ब्रिगेडियर ताहिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बड़े साहब से एग्री करता हूँ, बट देयर इज सम पार्शियल डिफरेंस। ठीक है। पहली बात है, दोहा एग्रीमेंट जब हो रहे थे, ऑन द साइड लाइन्स there was some contact between Indian and Taliban. Okay. That should be very clear. Number 2, जैसे इन्होंने कहा है, they have extended the hand of friendship to everybody. Taliban will look first interest of their own government and Afghanistan. So they will not allow those projects जो बन रहे हैं to dither away halfway. One way or other, they will find some space for the Indians to come and complete those projects. Third, as far as the terrorism concern, TTP है या दाइश है, ये उसको वो टॉलरेट नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि that is going to interact with their standing internationally. So they will not allow that to happen. लेकिन with my experience, जहाँ तक फंडिंग का ताल्लुक है, इंडियंस विल फाइंड वेज एंड मीन्स टू फंड सबवर्शन इन पाकिस्तान। वो थ्रू पाकिस्तानी भी हो सकती है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं, और हो भी रही है और होती भी रही है। ठीक है। और इसी तरीके से अफगानिस्तान के थ्रू जरा रिड्यूस हो जाएगी, तो जो थ्रेट प्रेमिसेस है वो थोड़ा सा लो हो गया। कुछ बेहतरी की उम्मीद है, हम कह सकते हैं कि इंशाल्लाह नहीं, मैं ठीक है, लेकिन बेहतरी की उम्मीद है और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारे स्लीपिंग सेल्स हैं, ठीक है, जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए कल चीफ की जो स्टेटमेंट थी पीएमए में, उन्होंने कहा हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ठीक है, किसी किस्म का हमने बड़ी कुर्बानी दी है डेफिनेटली टू सॉर्ट आउट दी। जी जी 70,000 शोधा और उसमें 70,000 80,000 नहीं, मैं समझता हूं 1 लाख के 1 लाख से भी ज्यादा है। तो ये तो जो शहीद हुए हैं जी, और जो जख्मी हुए हैं उनकी तादाद लाखों में है, जो फैमिलीज इफेक्ट हुई उनके साथ। ठीक है सर, हम गुलाम रसूल बिलोच साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। सर, हम बात कर रहे थे इंडिया की इन्वेस्टमेंट की और इंडिया पॉलिसीज की, तो आपका क्या ख्याल है कि जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर उसने की, अभी वो एक तरीके से ब्लॉक हो गई या व्हाटएवर जो भी उसे कहें, कुछ कहें, तो इंडिया के दोबारा चाहेगा तालिबान के साथ इंटरेक्ट करने का, कुछ रिलेशन बनाने का, कुछ वहाँ पे आने के लिए कुछ अपनी खारजा पॉलिसी यूज़ करेंगे वो, आपके ख्याल में? मेरे ख्याल इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई ये करता हूँ कि जब हम डिप्लोमेटिक प्रेजेंस की बात करते हैं तो वहाँ हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक स्पेस की, और वो हमेशा रिलेटिव होती है। तो हुआ ये कि जब अशरफ गनी के ज़माने में उनको जो डिप्लोमेटिक स्पेस मिली वो बहुत ज़्यादा हुई। आपको याद होगा कि किसी वक्त उनके पास 11 या 12 उनके कॉन्सुलेट
along Pakistan Afghan border पे काम किया करते थे, and it was an effective and a very important listening post for India, Afghanistan. तो पहला ये काम होगा कि वो listening post का डिग्रेड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का जहां तक ताल्लुक है, वो ऑलरेडी कोई बातचीत चल रही है। यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट भी देखी है जहां पे इंडिया ने खास तौर पे कहा है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, और जवाब में तालिबान ने वो एश्योरेंसेस किसी हद तक दिए हैं। फॉर्मली तो पता नहीं चला, लेकिन इनफॉर्मल चैनल्स प्रेस से आ रहा है। लिहाजा जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि तालिबान के ताल्लुकात दूर होंगे, लेकिन वो खतरात जो पहले थे हमारे वो काफी कम हो जाएंगे, थ्रेट परसेप्शन कम हो जाएगा, हमारा सबमिशन जो कि शायद इमिनेंट होता था अफगानिस्तान से वो कम हो जाएगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब इज राइट कि जो दुश्मन है वो हमेशा वार करने के लिए कोई और तरीकेकार, कोई और वसाइल, कोई और चीजें वो कर लेगा। तो हमें अपना घर हमेशा मजबूत रखना पड़ेगा, चाहे अफगानिस्तान में कुछ हो जाए, चाहे ईरान में कुछ हो जाए, लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, आई थिंक वी आर वेरी वल्नरेबल। ठीक हो गया। गुलाम रसूल बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करेगा। एडमिरल वसीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान की पॉलिसी या इधर वेट एंड सी है, ये क्या सोच रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखें जी, जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है, वो हमारे मुसलमान भाई हैं और हमारी हमदर्दियाँ हमेशा उनके साथ रही हैं। हमारे पास इतना वेयर-विदॉल नहीं था कि हम उनकी मदद कर सकते, और मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है। मगर क्योंकि आइडियोलॉजी जो है वो नेशंस की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी जब हिंदुस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, और जो ये एमिरेट्स बन रही है ये भी इस्लाम के नाम पे बन रही है। तो यहाँ पर हमारा आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस है। जहाँ पे आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस है वो आरएसएस का हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को किस तरह अकोमोडेट करेंगे मुझे समझ नहीं आता। और अगर हिंदुस्तान इस्लामी हुकूमत की हिमायत करेगा तो मोदी वहाँ पे अपनी सीट खो देगा। वो तो मुसलमानों को वहाँ मार रहे हैं। इस पॉइंट इन टाइम में वो तमाम लोगों को वापस इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि तालिबान समझते हैं कि जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ काबुल में मौजूद होंगी उनकी हुकूमत को बैन-अक़वामी तौर पर कबूल करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। मगर एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ने अमेरिका को यहाँ से निकाला। अदरवाइज तालिबान 70,000 कैसे 3.5 लाख की फ़ौज पे गालिब आ सकते थे। एक आइडियोलॉजी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस पैसे देकर या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके कंप्लीट हो सकता है। जहाँ तक मुसलमान कंट्रीज़ का ताल्लुक है, देखें जी, पॉलिटिकल इस्लाम जो है जब खिलाफत ख़त्म की गई तुर्की में, उसके बाद मगरिब ने कभी पॉलिटिकल इस्लाम को प्रॉस्पर नहीं होने दिया। पहली दफ़ा 1996 में तालिबान ने ये हुकूमत बनाई जहाँ पे पॉलिटिकल इस्लाम वाज द वे ऑफ लाइफ, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पर इजिप्ट में भी जब अफ़गान मुस्लिमीन ने हुकूमत बनाई है तो सिसी ने उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अब वो दोबारा आए हैं। तो ये आइडियोलॉजी है जो मेरा ख्याल है जिसने उनको फतह दिलाई है, और क्योंकि हम एक आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं तो हमारा इनसे इल्हाक जो है वो नेचुरल है। ठीक, होना बेहतर है और वैसे नेचुरली है, नेचुरल बिल्कुल। मैं ब्रिगेडियर तारिक साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान को, जैसे मैंने सर से सवाल किया, वेट एंड सी, और हमें फिर या फिर हमें उनके साथ अलायंस करना चाहिए? आई एम नॉट प्राइवेट टू व्हाट इज हैपनिंग इन द गवर्नमेंट। ठीक हो गया। We can only no, what do you suggest to assessment. You can suggest or you can give advice, sir. मेरी अपना जो व्यू है, मैंने कल एक ट्वीट भी किया था जी कि we should recognize, okay, irrespective of the waiting for the world. Okay, ठीक हो गया। क्योंकि हमारे अंदर कुछ एलिमेंट हैं वो ये कहते हैं कि ठहरो ठहरो ठहरो, जिसमें वे कॉशियस होते हैं, हमारे डिप्लोमेट भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं। लेकिन लुक, गो बैक टू 71, 16 दिसंबर को आई वॉज देयर इन कुमिल्ला। इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बिफोर टेक ओवर ऑफ सरेंडर सेरेमनी बांग्लादेश। This is a defining moment for the Taliban. ठीक हो गया। Number one. Number two, Islam is an important factor, yes, but it is not the end of all. It is always the economics and politics
which overtake everything. ईस्ट पाकिस्तान में के हम इस्लाम एक ही थे ना, इस्लाम was the basis of unity and two nation theory. उसके बावजूद हम टूटे, उसकी वजह ये कि economics had overtaken the events और politically हम मार खा गए फिर उसमें। तो इसीलिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि we should take into confidence Russians, we should take into confidence Chinese, China as well, Iranians, and then recognize. ओके, ठीक है। मैं तारिक आलम बरूई साहब से पूछना चाहूँगा कि हमें, हमारी गवर्नमेंट को, आप एक सीनियर सफारतकार हैं, क्या सजेशन है, क्या एडवाइस देंगे? रिकग्नाइज करना चाहिए या वेट करना चाहिए, वेट एंड सी की पॉलिसी अपनानी चाहिए? मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहे हैं जी, हमें पाकिस्तान के हवाले से। देखें जी, मुस्लिम कंट्रीज अब सेंट्रल एशिया ले लें और उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका है और गल्फ स्टेट्स हैं या अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो मुस्लिम। अब अगर आप सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो अगर आपने रूस को कॉन्फिडेंस में लिया, रूस ने आपके साथ एग्री किया किसी भी पॉइंट पे, तो मॉस्को विल कैरी आउट होल सेंट्रल एशिया, क्योंकि अब वो सेंट्रल एशिया के जो भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अज़रबैजान, वो ज़्यादातर रशियन बिल्कुल उसमें हैं, इन्फ्लुएंस में हैं। लेट अस थिंक अबाउट गल्फ स्टेट्स। गल्फ स्टेट्स का मामला ये है कि दे हैव न्यू फाउंड जो है ना फ्रेंडशिप है इसराइल के साथ, और फिर अमेरिका के ज़ेर असर ज़्यादा हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो अमेरिका को डिफाई नहीं करेंगे और वेस्टर्न दुनिया को डिफाई नहीं करेंगे, दे विल गो अलॉन्ग विथ USA। नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज़ जो है ना वो ऑलरेडी एक मुसीबत में हैं। आप लीबिया की ले लें, सीरिया की ले लें, इराक़ को ले लें, इजिप्ट जो है वो दैट इज़ ऑलमोस्ट वो तो इसराइल और अच्छा, जिनकी हम बात कर रहे हैं यूएई वगैरह, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मैं समझता हूँ। अफ्रीकन कंट्रीज उनका तो बॉर्डर के साथ लगे हुए। सर बहुत शुक्रिया। पॉलिसी ये है कि जी फ्रेंडशिप विथ ऑल, हॉस्टिलिटी टू नन। ओके एडमिरल वसीम अकरम साहब आपका बहुत शुक्रिया, और ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब आपका बहुत शुक्रिया, एम्बेसडर आलम बरूई साहब, और हमारे दरमियान एक सफारतकार और मौजूद थे, गुलाम रसूल बलोच साहब, जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।